औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत। प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी ख्वाहिश है कि हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखें। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ, उनकी अनथक मेहनत की वजह से उनको कहा गया कि वो स्पीडो हैं, वो हर काम स्पीड से करवाना चाहते हैं और करते हैं। उन्होंने ऐसा ट्रेंड सेट किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी साहब भी स्पीड के साथ काम करने की कोशिश में रहे ताकि वो स्पीडो 2 बन जाए। शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत की वजह से उनको इस लक़ब से पुकारा गया। आज वो एक प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां भी उतनी ही ज़्यादा हैं जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम पाकिस्तान को, जो इक़्तिदार आला में बैठे हुए दोस्त हैं, उनको कामयाब करे कि हम सब मिलकर मेहनत करें और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देख सकें। उस सिलसिले में कि हम जो किरदार अदा कर सकते हैं मीडिया पे बैठ के, या एक एनालिसिस दे सकते हैं इक़्तिदार आला में बैठे हुए दोस्तों को, ताकि वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में वो काम कर सकें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। उसमें वो हमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसके हम जो उनके लिए कर सकते हैं वो एनालिसिस दे सकते हैं। वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम उनको वो इल्म देने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में जो लकूनाज रह जाते हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उसको पूरा कर सकें। इसी सिलसिले में हमने चंद साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस किया कि एक अथॉरिटी बना दी जाए जो कि पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए काम करे। यही सलूशन फेडरल शरिया कोर्ट में 2019, 20, 21, 22 की जो आर्गूमेंट से रिबा केसेस में, उसमें भी दिया गया कि हम पाकिस्तानियों को एक अलहदा से अथॉरिटी बना दी जाए जिसके बेनिफिशरी पाकिस्तानी हों। क्योंकि अभी जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें जो बेनिफिशरी हैं वो अदारे हैं जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो अदारे हैं जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मुंसलिक हैं, जिसकी वजह से बहुत से मामलात पाकिस्तानियों के कंट्रोल में ही नहीं रहते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तानियों से कम अज़ कम उतना टैक्स वसूल करें कि हम इंटरेस्ट सूद की पेमेंट कर सकें, हम लोन की किस्तें अदा कर सकें, हम डिफेंस के और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो सरकारी मुलाजमीन के ख़र्चे हैं उनको पे करने की पोजीशन में आ सके। लेकिन ये एक मुश्किल मरहला है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो किस तरीके से टैक्स बढ़ाएं। इस सिलसिले में जो हमने जो हल प्रपोज किया था वो ये था कि जब एक पाकिस्तानी की इनकम आप बढ़ा देंगे तो वो टैक्स खुशी से देगा। मैं मिसाल देता हूँ कि एक दुकानदार जो कि महीने का 10 लाख कमा रहा है और उसकी दुकान का महीने का खर्चा है 7 लाख रुपए और उसके घर का खर्चा है 1.5 लाख रुपए, तो वो 1.5 लाख खुशी खुशी टैक्स देगा अगर उसको पता है कि अगले माह भी उसकी 10 लाख रुपए इनकम आएगी। अब हमारे कारोबारी आदमी को ये नहीं पता कि अगले माह कौन सी गवर्नमेंट नई पॉलिसी दे देगी कि तो मेरी 10 लाख इनकम भी सिक्योर्ड है कि नहीं है। इस अनसर्टेनिटी ने कारोबारी आदमी को परेशान भी किया हुआ है। हकीकत भी यही है। सो एक सिचुएशन ये है कि हम इनकम इस लेवल की कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के साथ इंश्योर कर दें कि इस मुल्क में जो पॉलिसीज़ हैं अब्रप्टली चेंज नहीं होंगी, तो कारोबारी आदमी अपना बिजनेस प्लान कर सकता है। अब इसी को आसान मिसाल में देता हूँ नाज़रीन कि एक तनख्वाहदार आदमी, उसके घर का खर्चा 5 लाख रुपए है और उसको पता है कि अगले 25 साल उसकी सैलरी लगी हुई है
और उसने इस 5 लाख रुपए में जो उसकी इनकम है 5 लाख, उसमें से उसने अगर 3 लाख रुपए घर का खर्चा करना है तो वो 2 लाख रुपए टैक्स भी दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगले 25 साल उसको 3 लाख आना है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में कोई पता नहीं कोई कब किस अपने मुलाजिम को निकाल दे। सो अनसर्टेनिटी इधर भी है। इसके लिए जो मुलाजिम पेशा आदमी है वो भी देख रहा होता है कि मैंने सेविंग करनी है अपने बच्चों के लिए। अब हकीकत ये है कि एक हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हेड रखा था, गोरा था, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान में मसला ये है कि सेविंग्स नहीं है। कहता था जी मेरा जनरल मैनेजर, उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सके, तो हम कैसे इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज बढ़े। इसीलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं, जो प्लेयर हैं, जो ब्रोकर हैं, वो बड़े लिमिटेड है। इसी वजह से वो लिमिटेड ब्रोकर जब चाहे प्राइस बढ़ा देते हैं, जब चाहे वो नीचे आ जाती। क्योंकि अगर एक कारोबारी सेठ अपना पैसा इंजेक्ट करेगा तो उसके शेयर की प्राइस ऊपर चली जाएगी। सो अनसर्टेनिटीज़ को हमने हेड करना है तो हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। एक पॉइंट। अब नाज़रीन, उस सोल्यूशन में मैंने एक डॉक्यूमेंट भी साथ लगाया था जो कि इंटरनेशनल राइट्स का था, यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 2200A of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976 in accordance with Article 49। यूनाइटेड नेशन ने राइट्स डिक्लेयर किए कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके राइट्स क्या हैं। In accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights as well as his economic, social and cultural rights. Considering the obligation of states and other charter of United Nations to promote universal respect for and the observance of human rights and freedoms, realizing that individuals having duties to other individuals and to the community to which he belongs is under a responsibility to strive for promotion and observation of rights recognized in the present covenant। ये 1966 में यूनाइटेड नेशन ने एक पॉलिसी निकाली जिसके तहत हम पाकिस्तानी ने भी उसको रेटिफाई किया, एक्सेप्ट किया। ये राइट्स हैं जिसमें कि सोशल इकोनॉमिक राइट्स हर दुनिया में हर इंसान के। जो सलूशन प्रपोज किया था वो ये था कि जी चूंकि पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने राइट्स दिए हैं, हर आदमी का राइट है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उस राइट्स के तहत अगर हम पाकिस्तान में एक अथॉरिटी बनाते हैं तो वो अथॉरिटी हम पाकिस्तानियों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकती है। आज का सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता। आईएमएफ की क्या रिक्वेस्ट है आपसे, हमसे, वो ये है कि यार डॉक्यूमेंट तो करो, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो। आपका कारोबारी आदमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपकी आम एक्सपेंसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं। हम इस सिनेरियो में, करंट स्ट्रक्चर में हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटी हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जो टैक्सेस का सेटअप है और जो मल्टी डिपार्टमेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं कारोबार में और पेमेंट्स में, तो उसकी वजह से पहिया फ्रीज़ हो जाता है, हमारे मुल्क की एक्टिविटी फ्रीज़ हो जाती है, उसकी स्पीड कम होती है। अल्टीमेटली वो कारोबारी लॉसेस हैं जिसको कि हमारे शायद इक़्तिदार आला में दोस्त बैठे हुए नहीं समझते कि कारोबारी मामलात में ये जो टैक्स मशीनरी है वो हर्डल क्रिएट करती है जिसकी वजह से कारोबार का पहिया ही बंद हो जाता है। एनी हाउ ये एक इशू है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने रिजॉल्व करना है। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही है कि वो हमारे उस लॉ को जो आपकी टेबल में पड़ा हुआ है, जो हमने साख डार साहब की टेबल पे भी रखा था, उस लॉ को एक मरतबा अगर रिव्यू करें तो इंशाल्लाह ताला उसमें सोल्यूशन निकलेगा। अब बात यह है कि हमारे लिए इश्यूज़ क्या है। बड़े ही दुख बताना पड़ता है नाजरीन कि जब इमरान खान साहब को $1 बिलियन IMF से लेना था, दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक लॉ पास किया
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2021। उस लॉ में उन्होंने कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो उन्होंने वापस ले ली। मसलन पहले स्टेट बैंक की ड्यूटी थी कि प्रेम्बल क्या कह रहा था स्टेट बैंक का, जो 1956 से 2021 तक था, कि स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इस इंग्लिश का मतलब ये है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज रिस्पॉन्सिबल कि जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करे। सर, मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो मॉनेटरी एम्बिट में आती हैं, क्रेडिट एम्बिट में आती हैं, वो तमाम ऐसे तरीके से मैनेज की जाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ फले फूले। लेकिन आप देखिए, हमारे मुल्क में 1948 पे हमारे पर कोई कर्जा नहीं था, 1956 में भी थोड़ा सा कर्जा था, 1960 से ये कर्जे शुरू हुए और आज तक हम मकरूज हो चुके हैं। 74,000 आखिरी जो स्टेट बैंक ने इशू किया था डॉक्यूमेंट, उसके मुताबिक कोई 73,000 अरब हम पे कर्जा था। अब इसका मतलब यह है कि जब एक कर्जा बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नाकाम हो गया रेगुलेट करने में मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। ये बात मैंने लिख के फेडरल शरिया कोर्ट में सबमिट करवाई कि स्टेट बैंक पाकिस्तान की एडवर्स परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान आज इस हालत में है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम मॉडर्न स्लेव बन चुके हैं। एक बात की, अब इस चीज़ को, और अगली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट विद द व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। देखें, एक पॉइंट क्या किया यहां पे, टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ। किसकी ग्रोथ? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की ग्रोथ को इंश्योर कर रहा है इसके साथ कि हम सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएं, और हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी फुलर यूटिलाइजेशन पे चले जाएं। आप देखें नाज़रीन, 1956 से लेकर 1921 तक आपसे मेरा सवाल है, क्या स्टेट बैंक ने रेगुलेट किया मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए? यह आपसे सवाल है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवर्स परफॉर्मेंस की वजह से शहबाज शरीफ साहब के लिए आज बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मदद करे। टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान की ग्रोथ को उन्होंने तेज़ करना है, अच्छा करना है, अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ की? हम तो लायबिलिटी में फंसते गए हैं, फंस रहे हैं, क्या पंजाबी में कहते, हम बिल्कुल बुरी तरह इस दलदल में, सूदी दलदल में, क्रेडिट की दलदल में और लायबिलिटी की दलदल में फंस चुके हैं। क्या ये स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस है? शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस दलदल से मुल्क को निकालना है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और अगला था कि उन्होंने मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है, लेकिन हमारे यहाँ मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाता रहा 1956 से 2021 तक। अब अगला आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के स्टेट बैंक की जिम्मेदारी थी, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करने की जिम्मेदारी उसके पास है, ग्रोथ मैनेज करने की जिम्मेदारी उसके पास है, और मॉनेटरी क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उसके पास है। क्या ये उसने चारों जिम्मेदारियां निभाई? नाज़रीन, मेरे ख्याल में तो उन्होंने निभाई नहीं, बल्कि एडवर्स परफॉर्मेंस की। इसको अब ठीक करना है शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाअल्लाह ताला वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के कर रहे हैं। उनके लिए प्लान ए IMF है, तो प्लान बी भी पैरेलल बेसिस पे चलना चाहिए। हमारी शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि आप अपना प्लान ए चलाते रहें। IMF के साथ आपकी अच्छी मीटिंग हो गई,
आप उनसे 3-5 साल की इस तरह की पैकेज की डील करें कि आपकी जो ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है इसके अंदर कंसिस्टेंसी रहे, लेकिन प्लान बी शुरू कर दें। प्लान बी ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं हो सकता। हमने अपने कारोबारी आदमी को सिक्योरिटी देनी है, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं हो सकता। उसके लिए हमने क्या करना है, हमें अलहदा से एक अथॉरिटी बना दें जिसके बेनिफिशरी पाकिस्तानी हों और उसके अंदर आप प्रोफेशनल को एंगेज करें और वो प्रोफेशनल एक काम करें, वो इंश्योर करें कि एक पाकिस्तानी की इनकम उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से, उसके खर्चों से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो टैक्स पे कर सके। मेरी इनकम मेरे खर्चों से डबल होगी तो मैं अपनी सेविंग का 50% पे कर सकता हूँ। मेरा 100 रुपये खर्चा है, मेरी इनकम 200 रुपये कर दें, 50 रुपये टैक्स ले लें। मेरी इनकम 500 रुपये है, 250 रुपये मैं खर्चा करूँगा तो मैं 125 रुपये टैक्स दे सकता हूँ। टैक्स बढ़ाने के लिए आपको पाकिस्तानी की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये बस एक मेरा छोटा सा सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये आया नाजरीन कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर शहजाद शौकत इकोनॉमिस्ट एज एन इकोनॉमिस्ट रिबा केसेस के लिहाज से जब हम खड़े थे वहाँ पे फेडरल शरिया कोर्ट में, उसके बाद से एक ऐसी मूवमेंट चली पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से और उन एजेंसीज़ की तरफ से जो पाकिस्तान में रिबा केसेस को देख रहे थे कि एक अमेंडमेंट ज़रूरी हो गई है, क्योंकि स्टेट बैंक एक्सपोज हो गया कि उसकी एडवर्स परफॉर्मेंसेज हैं, इन चारों में वो एडवर्स परफॉर्मेंस दे रहा है। तो फिर क्या एक सबसे बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो जिम्मेदारियां थीं वो जिम्मेदारियां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले ली गईं। अब उसके बाद उन जिम्मेदारियों किस तरह लिया गया कि वो जो उनकी जिम्मेदारियां थीं उनको लिख दिया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो सपोर्टिव रोल होगा टू अचीव डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। पहले था टू रेगुलेट मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, अब उसका प्रेएम्बल है टू अचीव डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी बाय वे ऑफ रेगुलेटिंग द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड विदाउट प्रेजुडिस टू सेड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, contribute to the stability of financial system of Pakistan and supporting general economic policies of the government of Pakistan to foster development and fuller utilization of country's productive resources। नाजरीन, दोनों की इंग्लिश अल्फाज मिलते जुलते हैं, लेकिन क्रक्स ये है कि पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फुली जिम्मेदार था, अब वो जिम्मेदार नहीं है, अब वो एक सपोर्टिव रोल में है, वो एक एडवाइजरी रोल में चला गया ताकि अगर कोई ब्लंडर होता है तो हो जाए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं करना। अब उन्होंने देखना है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोकल चीज़ों की प्राइसेस चल रही हैं वो स्टेबल हैं कि नहीं है। अगर वो स्टेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं स्टेबल तो फिर भी ठीक है। अब इस चीज़ की प्राइस स्टेबिलिटी की डेफिनेशन उन्होंने डाल दी कि जी अगर एक एस्टिमेटेड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, इन्फ्लेशन के मुताबिक प्राइस ठीक है, अगर पहले प्राइस 100 रुपये की थी अब 100% इन्फ्लेशन आ गई है, 200 रुपये की प्राइस है तो ये भी प्राइस स्टेबल है। नाज़रीन, ये एक ऐसा धोखा है जिसको शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर देखना है कि हमारे मुल्क में अब कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हो। नाज़रीन, टाइम हुआ एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। इन प्रोग्राम सनत व मईशत शहजादा शौकत आपके साथ हम बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास थी वो हमने वापस ले ली। अब वो जिम्मेदारी किस पे है, ये क्वेश्चन मार्क है। मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम की रेगुलेशन टू रेगुलेट दैट वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वापस ले, वो अब सपोर्टिव रोल में है। अब स्टेट बैंक का रोल ये है कि वो डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबल रखे, लेकिन 2021 के बाद आप देखें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और डोमेस्टिक प्राइसेस भी बहुत बुरे तरीके से पिटी हुई हैं।
अब लीगल टर्म में डोमेस्टिक प्राइस चूंकि इन्फ्लेशन के साथ मैच करती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि ये डोमेस्टिक प्राइस ऊपर है या नीचे है या स्टेबल है, इन्फ्लेशन के साथ तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको हमने ठीक करना है। इसी वजह से ये सोल्यूशन दिया था, सबमिट करवाया था वहाँ पे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम मीटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कोई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, प्लानिंग कमीशन का ब्यूरोक्रेट ऑफिसर, मिनिस्टर हमसे मुलाकात करना चाहे तो हमारी रिक्वेस्ट है एहसन इकबाल साहब से ख़ास तौर पर और औरंगज़ेब साहब से कि इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी उनको हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, रिक्वेस्ट करें, ताकि हम इस चीज़ में अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकें, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तरफ जा सकें। अब इम्पॉर्टेंट ये, अब इस सेशन में नाज़रीन हम देखना चाह रहे हैं कि उस अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान पर क्या असरात हुए। 2021, 22, 23, 24 ये 4 साल हैं नाज़रीन। इन 4 सालों में हमने क्या गवाया, क्या खाया और क्या लायबिलिटी हम पर आ गई। इसमें हमने देखें, हमारी कोशिश ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई करें ताकि हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। सो हमारी जो नई गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी, हमें ये पता है कि अनथक मेहनत में है, तो उसमें हम उनकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये कि हम अभी टेबल 11, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक डिस्कस किया था कि टेबल 11 बजट का एक ऐसा टेबल है जिसमें फंक्शन वाइज एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले सालों का बजट क्या था और इस साल का बजट क्या आ रहा है, और आईएमएफ कहाँ से किस तरीके से हमें एडवाइस कर रहा है कि आपने अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं। देखिए, आईएमएफ हम पे अपनी पॉलिसी इम्पोज नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो एडवाइस कर सकता है। वो कहेगा सर यहाँ से ये कर लें तो आप लोन की किस्त दे सकते हैं, आप यहाँ से ये कर लें तो आप सूदी किस्त दे सकते हैं, आप यहाँ से खर्चा कम कर दें, यहाँ से इनकम बढ़ा दें। उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के जो कैश फ्लोज हैं वो किस तरीके से मैनेज होते हैं। ये ड्यूटी किसकी है? ये फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि आज के दिन कैश फ्लोज कहाँ खड़े हैं, 10 साल बाद कहाँ खड़े होंगे, 50 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग कमीशन में जो और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट हैं। अब आईएमएफ के पेरोल पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, जो एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के। एनी हाउ, मेरी सिर्फ इस वक्त ये ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त बजट के ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हमारे लिए प्रॉब्लम एरिया क्या। एक तो ये जनरल पब्लिक सर्विसेज, जो जनरल पब्लिक सर्विसेज के नाम से जो सैलरीज थी, एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट उसमें शामिल था, वो नॉमिनल था। अगर हम 2017-18 में चले जाएं तो टोटल 3000 अरब था। 2019 में ये 3340 अरब हुआ, 2020 में 5600 अरब हुआ, 2021 में 4400 अरब हुआ। अब आप देखिए नाजरीन, वो 2021 में दिसंबर में जो अमेंडमेंट आई थी उसके इम्पैक्ट आएंगे 21-22 में। आप देखिएगा कि 4400 अरब से हम 5400 अरब पहुंचे, फिर हम 6100 अरब पहुंचे, 10,000 अरब पहुंचे 2024 में। आप जंप देखें कि हमने किस तरीके से उस अमेंडमेंट के बाद जंप लगाया है, जिसमें कि हमारे जनरल पब्लिक सर्विसेज एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं। अब 2024-25 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 10,248 अरब का खर्चा था ये बढ़ के 17-18 हज़ार अरब तक पहुंचेगा इस बजट में। इसीलिए आईएमएफ इंपोज कर रहा है कि खर्चे कम करें। आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से इनकम बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएं, लोगों से किसी न किसी तरीके से डॉक्यूमेंट करके अपने आप को सर्वाइवल मोड की तरफ से लेके जाए। आईएमएफ बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने कोशिश करनी है अपनी इनकम बढ़ाने की। अब इसी तरीके से नीचे आ जाएं, डिफेंस अफेयर का जो बजट था 2018 में 999 अरब, फिर 1100 अरब, 1153 अरब, 21 में 1293 अरब,
और 2022 में 1373 अरब और 2023 में 1527 अरब और 2024 में 1800 अरब बजट डिफेंस का था। अब इस मरतबा चूंकि डॉलर पैरिटी की वजह से डिफेंस के बजट जो हैं वो डॉलर टर्म में तो श्रिंक हो रहे हैं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि डॉलर टर्म में कभी इनका 10 बिलियन डॉलर का बजट था, अब भी ये 400-500 मिलियन 400-500 रह गया है, क्योंकि 10 बिलियन डॉलर से कम होकर 400-500 मिलियन डॉलर रह जाना। डिफेंस के बजट की बात हो रही थी नाजरीन कि वो 999 अरब से 1809 अरब तक पहुंचा 2018 से लेके 2024 तक। इस साल ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2300-2400 अरब रुपए तक होगा। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी एक्सपेंसेस, बिल्कुल नॉमिनल 119 अरब से 237 अरब तक पहुंचे। इकोनॉमिक अफेयर पे हमने कभी भी खर्चा प्रॉपरली नहीं किया, ये 81 अरब से लेके 217 अरब तक पहुंचे। एनवायरनमेंट पे हमने अरब रुपए से ज़्यादा का बजट नहीं रहा। हाउसिंग पे हमारा 2 अरब। हाउसिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि हाउसिंग के ऊपर हमारा 2018 में 2 अरब का सिर्फ बजट था, सिर्फ 2 अरब पूरे पाकिस्तान के लिए, और यही 2 अरब 18, 19, 20 में रहा। लेकिन बड़ी मुश्किल से 36 अरब का बजट 2021 में इमरान खान साहब ने प्रूव कराया, और वो 36-35 अरब आज फिर 8 और 23 अरब के दरमियान रहा। अगले साल फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23-30 अरब तक शायद हो जाए। और हेल्थ एंड अफेयर का बजट 13 अरब था 2017 में, और ये 24 अरब था 2024 में। 2018 में और 2024 में ये डबल हुआ, लेकिन हेल्थ, पूरे पाकिस्तान की हेल्थ के ऊपर जो हमारा खर्चा है पर हेड कुछ भी नहीं है। एजुकेशन के ऊपर 91 अरब था पहले भी 2018 में, और 2023 में भी वो 91 अरब ही था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024-25 में भी ये 100 अरब के करीब ही होगा। और सोशल प्रोटेक्शन जो 2 अरब थी सिर्फ 2018 में 19 में, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023-24 में तो 370-465 अरब थी। आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 558 अरब तक की सोशल प्रोटेक्शन रखी जाएगी। अगर हम टोटल देखें नाजरीन, 2018 में हमारे टोटल जो एक्सपेंसेस थे 4298 अरब थे, जो बढ़ के 4700 अरब हुए 2019 में, और 2020 में 7000 अरब हुए, और 2021 में हमने दोबारा इसको टाइट किया 6300 अरब जो पहला बजट था। 2022 में 7500 अरब एक्सपेंसेस थे, और 2023 में 8550, और 2024 में 13139 अरब। अब नाज़रीन, आज के दिन में जो अभी ये ईयर चल रहा है, इसमें जो हमने बजट बनाया था टोटल एक्सपेंसेस का, वो 13139 अरब था। अब 2024-25 में ये 13,000 बढ़ के 21-22 हज़ार अरब तक पहुंच रहा है। अगर हम उसमें सूदी पेमेंट इंटेग्रेट प्रॉपर करें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सूदी पेमेंट की एडजस्टमेंट कहीं कर लेती है लायबिलिटी में, तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर फैक्चुअल बेसिस पे बजट बने तो ये 22,000 अरब रुपए का एक बजट हमारा बनता है। इसको नाजरीन अगर डिमांड ऑफ ग्रांट्स के साथ कंपेयर कर लें, अब बजट जो टेबल 11 पे है वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कैबिनेट अप्रूव करती है कि इस साल किस किस की पेमेंट होनी है। 133 डिपार्टमेंट है जिनकी पेमेंट बजट अप्रूव होता है कि किस किस को कितना कैश देना है। एक्चुअल डॉक्यूमेंट ये है। देखिए, मैंने एक्सपेंसेस करने और हैं, लेकिन चूंकि मैंने अगले पिछले एक्सपेंसेस की पेमेंट जो करनी वो और है। हमारे मुल्क का शहबाज शरीफ साहब से हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सर, आपने बजट के अंदर टेबल 11 को फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है डिमांड ऑफ ग्रांट्स के तहत जो पेमेंट अप्रूव हुई है उसके ऊपर कि उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि हमारा मसला इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, हमारा मसला कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है। इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच करना है कि हम अपने इस दलदल से बाहर निकल सकें। उसके लिए जो एक डिमांड ऑफ ग्रांट की समरी बनाई है, 2021 में
हमारी कैबिनेट ने 18,914 अरब अप्रूव किए थे। उससे अगले साल 31,880 अरब अप्रूव किए थे। उस 2023 में 33,422 अरब अप्रूव किए थे और 2023-24 में 48,834 अरब अप्रूव किए। नाज़रीन, 48,000 अरब हमारे पास नहीं है। 48,000 हमारा नेट इनकम 2024 की सिर्फ 6,800 अरब थी और हमें पैसे चाहिए थे 48,000 अरब। ये है वो प्रॉब्लम जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए चैलेंज है। हमने लोन रीस्केड्यूल करने, हमने बैंकों के साथ लायबिलिटी एडजस्ट करनी ताकि ये जो पेमेंट थी ये देनी ना पड़े और लायबिलिटी में कन्वर्ट हो के आने वाले बच्चे इसको देंगे। शहबाज शरीफ साहब, हमारी जो नई गवर्नमेंट, उसके लिए चैलेंज ये है कि हमने आने वाली नस्लों को भी बचाना है कि ये जो लायबिलिटी हम आने वाली नस्लों पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो बेचारे कहां से पे करेंगे। आज मैंने अपने बैंक को 48,000 अरब देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बैंक को जाके कहूंगा देखें 48,000 के ऊपर सूद ऐड करें और इस 48,000 को 55,000 अरब करके मेरे पे लायबिलिटी क्रिएट कर दें, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है सूद देने के। तो रातों रात वो 48,000 अरब बढ़ के 55,000 अरब हो गया। अब जब नेक्स्ट सीजन आएगा 55,000 अरब मेरे पास नहीं होंगे तो मैं बैंक को फिर कहूंगा कि मेरे पास तो सूद की पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है और वो मैंने खर्चे भी करने, तो 55,000 अरब के ऊपर सूद भी ऐड करो और मैंने जो अपनी सैलरियां जो खर्चे करने हैं डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट हेड्स में, उनको भी ऐड करके आप मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर दो। मेरे आने वाले बच्चे इसको पे करेंगे। ये हमारे साथ होता रहा। शहबाज शरीफ साहब, हमारे साथ ये 1960 से ये हो रहा है कि आने वाले बच्चे पैसे दे देंगे, आने वाले बच्चे पैसे दे देंगे, आने वाले बच्चे पैसे देंगे। इस सिचुएशन को हमने हल करना है कि आज के दिन में 48,000 अरब है, तो मैंने जो एस्टिमेट किया कि अगले साल हमें 62,000 अरब की पेमेंट अप्रूवल के लिए आपके टेबल पे पड़ी होंगी अंडर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। चूंकि ये 48,000 अरब पूरा हम पे नहीं कर पाए इस साल, तो आने वाले बजट में जो 62,000 है, अगर वो 62,000 ही डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में आया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर करेंसी एडजस्टमेंट करके इस 62,000 को कम करके 48,000 या 30,000 तक लाया गया तो हमारे पूरे पाकिस्तानियों के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय होता हुआ हम दोबारा फिर देखेंगे। हम क्या देखें नाजरीन, हमारे इक़्तिदार आला में बैठे हुए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन नहीं है कि करेंसी डीवैल्यू कर दी जाए ताकि लायबिलिटी कम हो जाए। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाएं ताकि वो अच्छे तरीके से टैक्स पे करें। उनकी इनकम को जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हमारे खर्चे हैं, उससे डबल करें ताकि वो जब कमाएं और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे करने के बाद जो सरप्लस बचे उसमें से 50%, 60%, 70% उनसे ले लें। इस पे कोई हर्ज नहीं। अब नाज़रीन, इस पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक आखिरी पॉइंट हमारे प्रोग्राम को वक्त ख़त्म होने से पहले, कि हम अगर ये पिछले 4 सालों के डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स देखें, उस अमेंडमेंट के बाद जो पीटीआई गवर्नमेंट ने की, उसके बाद आप देखें कि हमने 31,000 अरब से 48,000 अरब और आइंदा 62,000 अरब पे पहुंचने वाले हैं। हमने इस सिचुएशन को मैनेज करना इस तरीके से कि आने वाली नस्लें भी हमें दुआएं दें। वो कैसे हम मैनेज करेंगे? वो वही फार्मूला है कि पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाएं और आगे चलें। मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बात करने लगा हूं कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर पिछले 4 सालों में हमने जो सूद पे किया है नाजरीन, वो $82 बिलियन है। आप देखें, इंटरेस्ट
3000 अरब रुपए हमने पे किया 2021 में। 3000 अरब रुपए हालांकि ज़्यादा थे, लेकिन चूंकि बजट में इन्होंने इतने ही रखा, बाद में ज़्यादा थे जो रिवाइज बजट आया, तो 3060 अरब का बजट हमने सूद के लिए रखा 2022 में। 2023 में हमने 4000 अरब रुपए का बजट सूद के लिए रखा और 2024 में हमने 7300 अरब रुपए का बजट अप्रूव किया सूद के लिए। हालांकि काइबर बढ़ गया, ये 7000 से ज़्यादा होगा, लेकिन चूंकि मैं वही फिगर ले रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रिंट की, तो टोटल 17,258 अरब रुपए का सूद हमने पे किया है पिछले 4 सालों में। नाजरीन, हमने 3 अरब डॉलर का पैकेज लिया IMF से। हमने कोविड के बाद IMF से 7 अरब डॉलर लिए। अब इस 7 अरब डॉलर लेने में जो हमने जो कंडीशन एक्सेप्ट की हैं वो सूद बढ़ाने की हैं। हम पाकिस्तानियों पे काइबर बढ़ाने की हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल काइबर बढ़ाने से कभी नहीं होती, ये एक अलग बहस है, कभी अब बात हो सकती है आपके इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर। लेकिन पॉइंट ये है कि काइबर बढ़ेगा तो कारोबारी आदमी के पास जो पहले लोन था वो उतना ही है, वो लायबिलिटी में आ गया। लेकिन जो मेजर लोन है, जो मेजर सूद है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन बैंकों को दे रही है। काइबर 25% पे सूद अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी तो वो उतना ही टैक्स लगाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काइबर रेट को 8% कर दे तो वो उतना ही टैक्स लगाएगी। तो हमारे ऊपर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को देखें कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे हुए दोस्त काइबर को ऊपर रख के खुद कमाई कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कमाई कर रहा है और हम पाकिस्तानी पे टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है और कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी इंपैक्ट है, हमारी इंपोर्ट भी इंपैक्ट हुई है। सो पॉइंट ये है कि आपने अपने टैक्स को अगर बढ़ा नहीं सकते तो जो टैक्स एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसको कम कर दें तो आपको रेवेन्यू कम चाहिए। अब देखिए, हमने 4 सालों में 82 बिलियन डॉलर का सूद दिया है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट काइबर कम कर देंगे तो ये 82 बिलियन डॉलर का सूद कम होके जो कि विद इन पाकिस्तान है वो 40 बिलियन डॉलर होता। अगर हमारे पास 40 बिलियन डॉलर की सेविंग होती तो पाकिस्तान का जो रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और लोकल रिजर्व, वो बेहतर होता। सो पॉइंट ये है कि 82 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट अगर काइबर कम कर देते या कम रखते तो ये 82 ना होता, 40 होता, 35 होता, तो हमारे मुल्क के लिए बाकी जो 40 बिलियन डॉलर वो सेविंग होती। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, जाते हुए सिर्फ एक बात कहेंगे कि काइबर को कम कर दें। आपको काइबर कम करने की वजह से आपके ऊपर जो लायबिलिटी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो बजट एडजस्टमेंट है, बजट प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।